वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो जैसा कि कक्षा 10 NCERT विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या चल रहा था। मतलब हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 क्लास 10th का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.2 पे हम लोग थे, तो 1.2 का क्वेश्चन 3 तक हम लगा चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन 3 तक लग चुका है। क्वेश्चन 4 की बारी है। मतलब क्वेश्चन 4 हम लोग को लगाना है। इसमें 7 क्वेश्चन दिया है, इसमें से 3 हो गया है, अभी 4 लगाना है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये देखिए, ये क्वेश्चन 4 है। ये 3 तक हम लोग लगा चुके हैं। ठीक, कल लगाए थे ना, ये तीनों लगाए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो आज चौथे की बारी है। तो चलिए चौथा देखते हैं क्या बोल रहा है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन 4 में बोल रहा है HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात करना है। मतलब ये 306 और 657 का HCF 9 दिया है और LCM निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक, LCM निकालना है, HCF दिया है। तो को हम आपको याद दिलाएं तो क्वेश्चन 2 आप लगाए थे। क्वेश्चन 2 में आप लगाए थे कि HCF निकाल रहे थे, आप LCM निकाल रहे थे। दो ठो ये दोनों है ना, देखिए इसका आप HCF निकाल रहे थे और LCM निकाल रहे थे। और इसको सिद्ध क्या करना था, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक, इसको याद कर लीजिए, बस इतना हम बोल रहे हैं। उसके बाद हम ये क्वेश्चन लगाते हैं। हो गया, क्वेश्चन लिख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। HCF दिया है और LCM निकालना है, दो संख्याएं दी हैं। क्वेश्चन नोट हो गया। तो चलिए हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला था 306 और 657 का HCF दिया था। तो मतलब पहली संख्या क्या दी है आपका, ये चौथा लगा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 है, तो मतलब कि पहली संख्या क्या दी है आपकी, 306। ऐसे लिख सकते हैं आप, पहली संख्या इक्वल टू 306 क्वेश्चन में दिया है आपके। हम अपने से नहीं ये लिख रहे हैं 306। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन में, नोट किए हैं तो, अगर नहीं किए हैं तो रुक जाइए, दिखा रहे हैं बुक। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, 657 है ना। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या है, और इसका HCF क्या दिया है, जो दिया है हम उसको नोट कर लेते हैं पहले, उसके बाद फार्मूला देखते हैं। इसका एक फार्मूला है HCF क्या है, 9 दिया है ना। क्या निकालना है, LCM हमको निकालना है, ये नहीं मालूम है। ठीक, LCM हमको नहीं मालूम है। 3 चीज़ दिया है, हम लोग को बस एक चीज़ निकालना है। तो ऐसा इन चारों में कोई तो ऐसा फार्मूला होगा जिसमें मतलब ये चारों आता होगा, वैसे निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन सा फार्मूला है। क्वेश्चन 2 में आप लगा चुके हैं, याद है तो अच्छा है, नहीं तो है फिर से याद कर लीजिए। ठीक, तो हम आपको बताएं तो इसका फार्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फार्मूला आपको दिख गया, ये है आपका फार्मूला। इसी पे ये क्वेश्चन लगेगा आपका, ये फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन लगेगा। तो देखिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या आपका दिया है, क्या दिया है, 306। और दूसरी संख्या यहाँ मांग रहा है, तो दूसरी संख्या क्या दिया है,
657 और HCF आपका इक्वल टू HCF क्या है 9। बस ये LCM निकालना है, ठीक। LCM हम लोग को नहीं दिया है, तो चलिए जो जो दिया है इस फार्मूले पे रख लेते हैं, ठीक। पहली संख्या आपकी क्या है 306 है, तो 306 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या है इंटू, फिर दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 657 है ना। जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं इस फार्मूले पे। इक्वल टू है, इक्वल टू कर लिए HCF, यहाँ पे HCF है ना, तो HCF क्या दिया है आपका 9, तो HCF लिख लिए। उसके बाद इंटू LCM नहीं पता है तो इसको LCM करके ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। इसको लिख लिए। तो अब क्या करना है, देखिए ये है, आपको गुणा भाग ये सब तो आता होगा ना, तो ये LCM निकालना है। तो ये जो 9 है इसको हम लोग इसके अपॉन में कर देंगे, ठीक, इसके बटे में कर देंगे। फिर उसके बाद इक्वल टू LCM कर देंगे। इसको काटने पीटने पे जो भी आएगा वो LCM हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया देख लीजिए, नहीं आया तो ये 306 है तो 306 ऐसे लिख लेते हैं। फिर इंटू 657 ये लिख लिए, और ये जो 9 है इसको इसके अपॉन मिला देंगे, इसके अपॉन मिला दिए इक्वल टू करके LCM। ये इसके अपॉन में आ गया तो इधर सिर्फ LCM बचा, तो इसको काटेंगे वटेंगे, जो आएगा वही LCM हो जाएगा। तो चलिए काटते हैं इसको, काटिए थोड़ा, तो काटने तो आता है ना, 3 से कटेगा ना, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट गया। अब बताइए किससे कटेगा, 3 से फिर ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9, इधर आया 3 चौका 12, 34 हो गया। तो क्या होगा, ये 34 बचा काटने पे, तो 34 इंटू 657, 34 इंटू 657 इक्वल टू LCM हो गया। ये देखिए, तो अब क्या करेंगे, 657 में 34 का गुणा कर देंगे, 657 में 34 का गुणा कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा क्या रहेगा LCM रहेगा। तो चलिए गुणा करते हैं, हम बगल में करके दिखा रहे हैं आपको गुणा। ये देखिए हम लोग 657 में 34 का गुणा किए तो ये 22,338 आ गया, ठीक। क्या आया है 22,338 आया इक्वल टू LCM। ये आपका आ गया LCM। तो थोड़ा अच्छे से लिख लें, मतलब LCM करके इधर लिख लें इक्वल टू 22,338। ये हो गया आपका आंसर, मतलब ये आ गया आपका LCM, ठीक। चलिए क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन फिर से दिखाया आपको, देख लीजिए एक बार। ये देखिए जो हम सॉल्व करते समय लिखे हैं पहली संख्या, तो पहली संख्या ये 306 दिया है और दूसरी संख्या 657 दिया है, यही हम आपको बोल रहे थे, ठीक। वही हम जब सॉल्व कर रहे थे तो वही पहली संख्या दूसरी संख्या करके ये लिखे हैं, और HCF जो है ये 9 है इसको लिखे हैं, और LCM निकालना था तो वही निकाले हैं। हो गया। आप क्वेश्चन 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 5 में जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, बुक है तो अच्छा है, मत लिख लीजिए, लेकिन नहीं है तो लिख लीजिए। और क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको। क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको भी करते हैं। यही क्वेश्चन दिया है ना आपको, ये 6 के पावर n क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए एक बात आपको बताया, तो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, कोई भी संख्या है अगर वो 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में, मतलब उसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कम से कम 2 गुणे 5 एक बार आना चाहिए, एक बार आना जरूरी है। नहीं समझ में आया, हम बगल में लिख देते हैं। तो देखिए हम क्या बोले थे कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है,
यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। मतलब कोई भी संख्या है, अगर वो 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 एक बार आना अनिवार्य है, मतलब ज़रूरी है। ठीक, मतलब 2 गुणे 5 आएगा तो वो संख्या 0 पे समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। इस मतलब 0 पे समाप्त होने के लिए 2 गुणे 5 एक बार आना ज़रूरी है। तो ये दिया है ना 6 के पावर n। तो हम लोग चलिए ये जो 6 है इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखते हैं अभाज्य गुणनखंड करने पे मतलब कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 आता है। तो चलिए करते हैं। ये 6 है, 6 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो बताइए 6 किससे कटेगा, इकाई के स्थान पे 6 है तो 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये कुछ भी रहेगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो ये 6 है तो ये 2 से विभाजित होगी, तो 2 तिहाई 6। अब ये 3 है, 3 से विभाजिता का नियम यानी 3 से ये कट जाएगा। 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, संख्याओं को जोड़ने पे 3 से विभाजिता का नियम होता है कि जैसे यहाँ पे अगर 2 संख्या रहता है तो उसको जोड़ने पे अगर वह संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 रहता, यहाँ पे 3 3 33 रहता अगर, तो 3 + 3 करते तो 6 हो जाता। 6 3 से कटेगा ना, तो मतलब कि ये जो 33 है ये भी आपका 3 से कटता, तो यहाँ पे 3 से विभाजिता का नियम लगता। तो यहाँ पे 3 है तो ये 3 है तो यहाँ मान लीजिए कुछ नहीं है तो 0 है, तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 3 से कटेगा ना, तो 3 से विभाजिता का नियम लगेगा, 3 से विभाजिता का नियम। तो ये कट गया तो क्या आया, इसमें 2 तो एक बार आया लेकिन 5 नहीं आया, 3 आ गया। क्या आया है, 3 आ गया है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6 का गुणनखंड करने पे बगल में लिख देते हैं कि 6 का गुणनखंड करने पे, तो ये देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 का रूप, यह 2 गुणे 5 का रूप नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक, 6 का गुणनखंड किए हैं अभाज्य गुणनखंड, तो वो 2 गुणे 3 के रूप का आया है, 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आया है। तो एक शर्त होता है कि कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का एक रूप आना चाहिए। ठीक, मतलब 2 गुणे 5 का एक रूप आना चाहिए तभी वह संख्या 0 पे समाप्त होगी। तो हम लोग जब 6 का गुणनखंड किया अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुणे 3 रूप का आया, 2 गुणे 5 रूप का नहीं आया, तो ये ये 0 पे संख्या समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृत संख्या के n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। क्वेश्चन 5 समझ में आया आप लोग को, चलिए आया तो अच्छा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है। ये देखिए क्वेश्चन 6 है, क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो दिया है, ये 2 दिया है ना इंटू कर करके, तो इसमें बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब ये भाज्य संख्याएं हैं लेकिन क्यों हैं ये बताना है हम लोग को। तो चलिए क्वेश्चन बताने से पहले हम आप लोग को एक चीज़ बता दें, तो ये भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये बताइए, हमें बताइए कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आप लोग को पता है, अभी हम नंबर दे दो तो आप लोग पहचान जाओगे कि भाज्य संख्याएं कौन सी हैं उसमें और अभाज्य संख्याएं कौन सी है। लेकिन अगर डिफिनीसन कोई पूछेगा तो आप थोड़ा शायद नहीं बता पाओ। जैसे कि अभी हम आप लोग को दे दें, यहाँ पे एग्जांपल में दे रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके दे रहे हैं, तो हम पूछे इसमें से भाज्य संख्याएं छांटो और अभाज्य संख्याएं छांटो, तो आप फटाक से छांट लोगे कि ये 2 3 और
ये जो 6 है ये क्या है, भाज्य संख्या है, ये भाज्य है। और ये जो 1 है, 3 है और 5 है ये अभाज्य है। ऐसे बता लोगे, लेकिन अगर कोई डिफिनीशन पूछेगा तो शायद आप लोग नहीं बता पाओ। तो चलिए भाज्य और अभाज्य देखते हैं पहले। तो जैसे देखिए भाज्य संख्याएं क्या है, ऐसे तो पता है भाज्य संख्याएं जो 2 से कटे या मतलब भाज्य संख्याएं वो जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी भी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, ये डिफिनीशन है। और अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं से और केवल 1 से कटे उसे अभाज्य कहते हैं। बस दोनों में एक अंतर है कि ये जो भाज्य है वो किसी मतलब कि खुद से और 1 से और कोई भी संख्या से कट जाएगा, लेकिन ये जो अभाज्य है ये स्वयं से और 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कट सकता। बस डिफिनीशन हो गया इसका। ये देखिए हम एग्जाम्पल ले लिए भाज्य और अभाज्य संख्या का। भाज्य संख्या का है 4, 10, 9, 6 और अभाज्य संख्या का है 2, 3, 5, 7, 11, 3। तो देखिए ये जो 4 है, ये 4 है, इसको डब्बे में कर लीजिए, ये रफ था। 4 है तो 4 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 रूप का आएगा, तो इसके इंटू 1 कर सकते हैं, हो गया ना। बस इसको देखिए, तो बस आप अभी हम बता रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 इंटू 1 ये हुआ। और इसका दूसरा नंबर लेते हैं 10, ये जो 10 दिया है यहाँ पे लेते हैं 10। 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 5 गुणे, ये 5 है भाई, 5 गुणे 1 ये हो गया। ये 3 ले लेते हैं इधर, 3 लिए तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 1 रूप का आया। आपको कुछ दिख रहा है इसमें, देखिए दिख ये रहा है कि ये जो भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है ना, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो इसका 3 रूप आ रहा है, ठीक। और ये जो अभाज्य संख्या है इसका ये भी लिए दोनों का किए तो 2 रूप आ रहा है इसका, ठीक। इसका गुणनखंड सिर्फ 2 आ रहा है और इसका 3 आ रहा है ना, थोड़ा इसको ध्यान में रखिए। और चलिए एक और एग्जांपल जो है क्या है, 9 है, 9 को लेते हैं। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 1 इस रूप का हो गया। इसमें से भी ले लेते हैं 5 है तो 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 1 ये हो गया। तो इसमें भी वही आया, इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 रूप आया, मतलब 5 गुणे 1 2 नंबर है ना, 2 आया, इसमें 3 आ गया। तो हम देख रहे हैं बार बार जितना भी कर रहे हैं भाज्य संख्या में 3 रूप आ रहा है और इसमें 2 रूप आ रहा है। तो इसका ऐसे भी डिफिनीशन हो सकता है कि जैसे कि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पे, तो इसका डिफिनीशन हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होता है और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 होता है। मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 उठवाया और इसका भी किए तो 2, इसका भी किए तो 2, इसमें 2 से अधिक आ रहा है मतलब 3 आ रहा है। और इसके आगे और भी संख्या होगी, मतलब और बड़ी बड़ी संख्या होगी तो उसका 4, 5 ऐसे आ सकता है। लेकिन ये जो भाज्य संख्या है उसका गुणनखंड 2 आता है, 2 नंबर आता है। और इस भाज्य संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड में लिख सकते हैं, ठीक। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा होता है। बस इतना भी बोल देंगे कि जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा होता है, मतलब अभाज्य 2 से ज़्यादा रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड को 2 से ज़्यादा रूप में लिख सकते हैं तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसके अभाज्य गुणनखंड को 2 से ज़्यादा रूप में नहीं लिख सकते। इसका बार बार 2 आ रहा है, ठीक। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 ही रूप में लिख सकते हैं और इसके बाद कुछ नहीं लिख सकते हैं ना। तो हो गया ये देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 + 13। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, मतलब उभयनिष्ठ,
ये दिख रहा है 13 है दोनों में, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 11, 11 प्लस 1 ये हो जाएगा। ये बचेगा 13 को हम लोग ले लिए कॉमन में, तो देखिए 13, फिर इसके बाद 11 77, 11 का 7 बार गुणा करेंगे, मतलब 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 77 आ जाएगा। फिर प्लस ये जो 1 है इसको लिख लेंगे, तो क्या होगा 13 तो ऐसा ही रहेगा, ठीक 13 ऐसा ही रहेगा। और ये जो 77 है, 77 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 78, ये 78 हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 गुणे 78 गुणे 1, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया ना। ये क्या हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, तो ये संख्या क्या है, अगर ये पूछेगा कि ये संख्या क्या है तो क्या बोलेंगे आप, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड को हम लोग 3 से अधिक रूप, मतलब 2 से अधिक रूप में लिख सकते हैं। इसका भाज्य गुणनखंड 2 से अधिक रूप में लिखा गया है ना, तो ये भाज्य संख्या है, ठीक। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन भी आपका दिखा रहे हैं क्या बोला है। ये देखिए क्वेश्चन में बताया है कि व्याख्या कीजिए कि ये और ये संख्याएं भाज्य संख्याएं, मतलब भाज्य संख्या तो बोल दिया है कि भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों, कारण पूछ रहा था इसमें। तो कारण हम आपको एक सॉल्व किए हैं, ये वाला बताए हैं कि ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक रूप में लिखा गया है, मतलब लिख सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड को, तो ये भाज्य संख्या है। तो चलिए सेकेंड वाला देखते हैं, ये भाज्य संख्या है कि नहीं। तो चलिए ये पता चल गया कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या दिया है, 7 गुणे 6, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर प्लस 5, ठीक, मतलब प्लस 5 दिया है ना। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर प्लस 5। तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन हमको तो दिख रहा है ये 5, इधर भी है इधर भी है। तो चलिए 5 को क्या ले लेते हैं, कॉमन, मतलब कॉमन ले लिए इसको। तो कॉमन ले लिए तो क्या क्या बचा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 1 कम 2, तो 2 ऐसा ही लिख लेंगे। फिर प्लस ये 5 कॉमन हो गया तो यहाँ 1 हो गया ना, 1 हो गया। तो क्या करेंगे 5 इधर लिख लेंगे, फिर इसको 7 छंग 42, तो 42 लिख लेंगे इंटू 4 तिहाई 12, 12 के बाद 24 लिख लिए यहाँ पे, फिर प्लस ये जो 1 है वो लिख लिए, हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 5 तो ऐसा ही हो जाएगा, और ये जो 42 है और 24 का इंटू करना है, तो हम बगल में करके दिखा रहे हैं, आप बगल में नहीं करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, अभी भी नहीं करेंगे क्योंकि आपके टीचर डांटने लगेंगे आपको। ये देखिए बगल में हम इंटू किए तो 1008 आया है, इसका इंटू किए तो 1008 आ गया, फिर प्लस 1 ये लिख लिए। तो अब ये 5 और 1008 में अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1009 हो गया ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 5 गुणे 1009 इंटू 1। तो ये, अरे सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, ये देखिए, तो ये 5 गुणे 1009 गुणे 1, तो इसका भाज्य गुणनखंड कितना रूप है, 3 रूप हो गया, 2 से अधिक हो गया ना। तो ये भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक रूप का है ना, 2 से अधिक रूप का है ना, ये 3 रूप का हो गया, 5 गुणे 1009 गुणे 1, 3 संख्याएं आ रही है ना इसमें, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। वही क्वेश्चन में सिर्फ कारण पूछ रहा था क्यों है, तो आप बस ऐसे लिख दोगे बगल में, इसमें लिख के दिखा दे रहे हैं आपको।
तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे कि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, बस यही कारण ऐसे ही लिख देंगे कि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये भाज्य संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है। तो ये देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बोला है, लेकिन इसमें करना क्या है, बस 18 जो दिया है और क्या दिया है 12, इसका आपको एलसीएम निकालना है और कुछ नहीं करना है। ये जो सोनिया और क्या सोनिया रवि ये सब दिया है ये सब छोड़िए, बस इसमें एलसीएम निकालना है। ये जान गए आप लोग। तो हम आपको इसके पहले बहुत सारा एलसीएम निकाल के बता दिए हैं, तो ये अब आप लोग अपने से निकालेंगे इसका एलसीएम 12 और 18 का। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम कल बता देंगे इसको। अगर आएगा तो अच्छा है, जिसका निकल जाएगा वो भी हमको दिखा देना। ठीक, ये आप बस एलसीएम निकालना है और कुछ नहीं करना है, वही आपका आंसर रहेगा। मतलब उसी मिनट, मतलब पूछ रहा है ना कितने समय बाद, तो उतना मिनट करके लिख देंगे, बस हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो इसको आप लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, बस एलसीएम निकालना है 12 और 18 का। तो निकाल लीजिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।